Good morning students. Today is 12th May and this is maths lecture for class 12th students. We are going to deliver 30th lecture and in today's lecture we will discuss some concepts of functions. So in today's lecture we will discuss how to find number of function. Okay, so till now we have studied types of function and now we will discuss how to find number of function. Okay, so see, at first we will discuss number of function without any condition imposed. Number of function without any condition imposed. What we mean by without any condition imposed? That means, as we know that we have four types of function, basically 1 1 onto, 1 1 into, many 1 onto and many 1 into. So we are not going to impose any condition that function should be 1 1 or function should be many 1 or function should be onto or function should be into. Without any condition imposed, function कुछ भी हो सकता है. सो हमने उस पर कोई कंडीशन नहीं डाला है कि फंक्शन ऐसा ही होना चाहिए, 1 1 ही होना चाहिए या 1 1 ऑन 2 ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं डाला है. विदाउट एनी कंडीशन इम्पोज सभी केस कंसीडर किए जाएंगे. तो कितने फंक्शन हम यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ फंक्शन विदाउट एनी कंडीशन इम्पोज्ड इज इक्वल्स टू r raised to n where r equals to number of elements in codomain set, number of elements in codomain set, and n equals to number of elements in डोमेन सेट. ये तो हमारा फार्मूला हो गया कि नंबर ऑफ फंक्शन विदाउट एनी कंडीशन इम्पोज्ड इज r raised to n where r is number of elements in कोडोमेन सेट and n is number of elements in डोमेन सेट. अब इस बात को समझें, ये क्या कर रहा है. मान लिया हमारे पास ये कोई फंक्शन है 1 2 3, यहाँ पर मैंने लिख दिया ABCD. ठीक है, दिस इज एनी फंक्शन फ्रॉम A to B. सपोज this is a function from A to B. Okay, so we have to find number of function without any condition imposed. तो देखो यहाँ पर R क्या है, R equals to, तो R means number of elements in codomain set. सबसे पहले इसमें आप ये पहचानें कोडोमेन कौन है, डोमेन कौन है. ठीक है, तो ऑब्वियस है ये डोमेन है और ये कोडोमेन है. ठीक है, इस पर तो कई बार डिस्कशन हो चुका है. नाउ यू शुड easily identify which one is codomain set and which one is domain set. A is domain and B is codomain set. तो codomain set के अंदर, set B के अंदर कितनी एंट्रीज हैं, 1 2 3 4. सो R is number of elements in codomain set. R equals to 4 हुआ. What is N here? N is number of elements in domain set. तो total number of elements in domain set, A is domain set. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट इज़ 1 2 3. कितनी एंट्रीज, 3 है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट इज़ 3. नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ फंक्शन. तो देखो, अगर तुम 1 को सेट बी से कोरिलेट करना चाहोगे, सेट बी के एलिमेंट से कोरिलेट करना चाहोगे, तो तुम्हारे पास कितने चॉइस हैं कोरिलेट करने के. या तो 1 ए से या बी से या सी से या डी से रिलेट किया जा सकता है. That means we have 4 choices here, A, B, C और D. So we have 4 choices for 1. तो 1 के लिए कितने choices हमारे पास, 4 choices. Is that clear? मान लिया हमने 1 को B से कनेक्ट कर दिया. Now how many choices we have for 2? हमारे पास 4 choice थे 1 के लिए, हमने किसी एक choice को सिलेक्ट कर लिया तो फी, बट थे तो 4 choice, इसलिए यहाँ 4 लिख लेना है. अब आगे इन हाउ, अब 2 को कितने तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो, कितने तरीके से लिंक कर सकते हो 2 को.
तो 2 को लिंक करने के लिए हमारे पास चॉइस है, या तो 2 को मैं ए से लिंक कर सकता हूँ, या बी से, या सी से, या डी से। अभी भी 4 चॉइस बने हुए हैं। देखना, ध्यान देना, विदाउट एनी कंडीशन इम्पोज्ड। ऐसा थोड़ी ना कहा गया है कि जिससे 1 को रिलेट होगा उससे आप 2 को लिंक नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। विदाउट एनी कंडीशन इम्पोज्ड है, बिना किसी शर्त के। तो अगर 1 बी से लिंक है तो हम 2 को भी बी से लिंक कर सकते हैं, फिर भी ये फंक्शन बना रहेगा, क्योंकि 1 के 1 रिलेशन और 2 के भी 1 रिलेशन होंगे। तो इन फैक्ट वी हैव अगेन 4 चॉइसेस फॉर 2 ऑल्सो टू लिंक इट विद द एलिमेंट्स ऑफ बी। 2 के लिए भी 4 चॉइसेस हैं, या तो हम इसको ए से लिंक कर सकते हैं, या बी से, सी से, या डी से। तो अगेन वी हैव 4 चॉइसेस। आप यहाँ बगल में 4 लिखें। तुमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक चीज़ पढ़ा होगा, फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग 2 तरीके के होते हैं, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन। तो फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अप टू द वर्क कंप्लीशन वी हैव टू यूज़ मल्टीप्लिकेशन साइन। जब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो जाए, यू हैव टू अटैच ईच आउटपुट विथ मल्टीप्लिकेशन साइन। हर आउटपुट को मल्टीप्लिकेशन साइन से आप अटैच करें। तो अभी हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। वी आर गोइंग टू लिंक 1 with the given entries, we are going to link 2 with the given entries, and then we will link 3 with the given entries. So we will get different outputs by doing so. So in fact we have to attach all outputs with the multiplication sign. ठीक है, अभी हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमने मल्टीप्लिकेशन साइन लगाया। ये 1 को कोरिलेट करने के तरीके थे, ये 2 को कोरिलेट करने के वेज हैं। तो वी हैव टू यूज़ इन फैक्ट मल्टीप्लिकेशन साइन। चलो 3 के लिए देखें। मान लिया मैंने 2 को लिंक कर दिया ए से, तो in how many ways now we have how many choices for 3 to link with the elements of B? Again we have 4 choices। देखो, 3 को A से भी लिंक कर सकते हो आप, 3 को B से, 3 को C से, और 3 को D से। So we have 4 choices again। तो अब वर्क कंप्लीट हुआ यहाँ पर, अब आगे कोई एंट्रीज नहीं है। तो अब तक जो भी आउटपुट मिला उनको मल्टीप्लिकेशन साइन से आप लिंक करेंगे। इज दैट क्लियर? तो कितने तरीके हुए? 4 इंटू 4 इंटू 4, वी कैन राइट इट एज 4 पावर 3। अगर हम इसे जनरलाइज करें तो व्हाट इज 4 हियर? R। इन जनरल रिजल्ट्स क्या बनेगा? व्हाट इज 4 हियर? R। एंड व्हाट इज 3 हियर? N। 3 इज N, तो R पावर N। जैसे तुमने 4 पावर 3 लिखा है इस पर्टिकुलर केस में, वैसे ही अगर हम जनरल बात करें, मान लिया इसमें R इंट्रीज हैं तो हमारे पास, और इसमें n इंट्रीज हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन विदाउट एनी कंडीशन इम्पोज्ड बनेंगे R पावर n। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। नंबर ऑफ फंक्शन विदाउट एनी कंडीशन इम्पोज्ड R पावर n होता है, जहाँ पर R नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन सेट है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट है। और इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसे कैसे यहाँ पर समझा है कि क्यों R पावर n ही होता है। ओके, चलो अब इसके आगे हम लोग समझें और भी कई तरीके के फंक्शंस हैं जिनके नंबर्स हमें फाइंड करने के लिए पूछे जाते हैं और इन्हें हमें समझना है। चलो अब आगे समझें नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो अब हमें समझना है नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन होता है नंबर ऑफ कांस्टेंट function is equals to R, where R equals to number of elements in codomain set, number of elements in codomain set। तो ये नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन है जिसे हम लोग R बोलते हैं, जहाँ पर R क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन सेट है, वेयर R इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन सेट। देखो ये एंट्री है 1 2 3 और यहाँ पर रख लिया A और B। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई फंक्शन हम लोग बना रहे हैं और आउटपुट कोई कांस्टेंट आ गया, अब तुम वैल्यू चेंज करते जाओ, f(1) करो ये भी कांस्टेंट आएगा, f(2) करो ये भी कांस्टेंट आएगा, f(3) करो ये भी वही आउटपुट बताएगा। मतलब आउटपुट कैसे आ रहे हैं? आउटपुट कांस्टेंट आ रहे हैं। जैसे कि इस केस में अगर हमसे कांस्टेंट फंक्शन पूछा गया है तो हम 1 को A से, 2 को A से और 3 को A से कोरिलेट कर सकते हैं। या तो आउटपुट सबके A आ जाए, या फिर 1 2 3 है हमारे पास A और B है, या तो सभी के आउटपुट B आ जाएं। तो हमारे पास 2 ही चॉइस है कि या तो आउटपुट A है या आउटपुट B है। तो फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट आउटपुट बता सकता है।
तो ये देखो ए और बी क्या है, ये आर है। आर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट, कितने हैं ये, 2 है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास 2 आउटपुट बना। अगर तुम 1 2 3 और यहाँ पर ए बी सी 3 लेते तो आर इक्वल्स टू कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन सेट 3। तो कितने एंट्रीज बनेंगी, या तो सभी ए से कोरिलेट होंगे, या तो ऑल बी से कोरिलेट होंगे, या तो सभी के सभी सी से कोरिलेट होंगे। तब इस केस में नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन बनेगा 3। बात समझ में आ गई। इसीलिए नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन होता है आर, वेयर आर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन सेट। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम लोग आगे समझेंगे नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन हाउ वी कैन फाइंड। देखो, नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ये आप जानते हो, और फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग होता है, ये भी आप जानते हो। तो नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन दैट मीन्स नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग। नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग कितने होंगे, तो इसके लिए 3 केसेस यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा। 3 केसेस, कभी r ग्रेटर देन n हो सकता है, कभी r इक्वल्स टू n हो सकता है, और कभी r लेस देन n हो सकता है। तो देखो, इन केसेस पर हमें डिस्कस करना है 1 to 1 मैपिंग के बारे में। मान लो हमने लिया 1 2 3 और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया a b c d e। तो r क्या है, यहाँ r इक्वल्स टू 5 है, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट 3 है। फंक्शन इस तरीके से बन रहा है a to b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है इन डोमेन सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है इन कोडोमेन सेट। तो हमने r और n को दिखा लिया। तो इस केस में तुम्हें क्या दिख रहा है, इस केस में हमें r ग्रेटर देन n दिख रहा है, r ग्रेटर देन n दिख रहा है। तो अगर r ग्रेटर देन n हो तो 1 to 1 फंक्शन कितना बन सकता है। 1 to 1 का क्या मतलब होता है, तो फंक्शन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज इट्स डिस्टिंक्ट रिलेशन इन कोडोमेन सेट, हैज इट्स डिफरेंट रिलेशन इन कोडोमेन सेट। मतलब जैसे 1 का रिलेशन a से कर दिया, 2 का c से कर दिया, और 3 का e से कर दिया। तो देखो, सभी के डिफरेंट रिलेशन है। तो ऐसे कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया हमारे पास 1 2 3 4 5 चेयर्स हैं, 5 चेयर्स हैं, एंड वी हैव 3 गेस्ट। 5 चेयर्स हैं एंड 3 गेस्ट हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ 3 गेस्ट ऑन 5 चेयर्स। कितने तरीके से 3 गेस्ट को 5 चेयर्स पर आप बैठा सकते हो। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ चेयर्स ज़्यादा है और गेस्ट कम है, तो तुम नंबर ऑफ चेयर्स पहले प्रॉपर सेलेक्ट कर लो। हमारे पास 5 चेयर्स हैं, तो कोई 3 चेयर्स हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ ऑन दीज 3 चेयर्स दीज 3 गेस्ट कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, हमारे पास 5 चेयर्स थे, उसमें से कोई 3 चेयर्स सेलेक्ट करना है। अब उन 3 चेयर्स पर इन 3 गेस्ट को 3 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वे हियर नंबर ऑफ टू काउंट नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फॉर r ग्रेटर देन। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं और 5 वैकेंट प्लेस है a b c d e। इनमें से कोई 3 प्लेस आप सिलेक्ट कर लें, 5 से 3, और फिर उन सेलेक्टेड प्लेस पर इन 3 एलिमेंट्स को वी कैन कोरिलेट इन 3 फैक्टोरियल वेज। इफ़ यू कैन जनरलाइज दिस, अगर आप इसको जनरलाइज करो तो इसमें r इंट्रीज हैं और इसमें n इंट्रीज हैं। तो 5 को समझो r लिखा है, c, और 3 क्या है, n है, r c n इंटू 3 फैक्टोरियल मीन्स n फैक्टोरियल। सो फॉर r ग्रेटर देन n हमारे पास 1 to 1 का फॉर्मूला बनेगा r c n इंटू n फैक्टोरियल। ओके, अब अगर r इक्वल्स टू n हो तो क्या फार्मूला बनेगा, r और n दोनों सेम हो जाएं, 1 2 3 और a b c दोनों सेम हो गए, तो नंबर ऑफ चेयर्स भी 3 और नंबर ऑफ गेस्ट भी 3, तो सिंपली 3 फैक्टोरियल कर देंगे। 3 फैक्टोरियल कर देंगे तो हमारा, जैसे मान लो एक तो ये हो गया, फिर दूसरा 1 2 3 a b c, दूसरा 1 को b से, 2 को a से, 3 को c से। इस तरह से कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, टोटल 3 फैक्टोरियल बन सकते हैं। 3 चेयर्स एंड 3 गेस्ट, इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक सिटिंग अरेंजमेंट, सो 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स n फैक्टोरियल। सो r इक्वल्स टू n पर हमारा रिजल्ट बनेगा n फैक्टोरियल। और r लेस देन n पर कितना रिजल्ट बनेगा, r लेस देन n पर कितना रिजल्ट बनेगा, तो अगर तुम r लेस देन n लेते हो, इसमें 1 2 3 है और यहाँ पर इंट्रीज a और b है, तो अगर हम कोरिलेट करें 1 to 1 के लिए डिफरेंट रिलेशन बनाएं तो 3 के लिए कोई एलिमेंट्स ही नहीं बचता है कोरिलेट करने का, मतलब ये 1 to 1 नहीं बन पाएगा इफ़ r इज़ लेस देन n है। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग विल बी 0 देन, नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग विल बी 0 देन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फंक्शन। अभी और कई सारे फंक्शंस बचे हैं जिनके लिए हमें नंबर ऑफ फंक्शंस डिस्कस करने हैं। तो आज की लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है नंबर ऑफ
functions without any condition imposed, number of constant function and number of one to one function. अभी हमें डिस्कस करना है नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एंड नंबर ऑफ इनटू फंक्शन. ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तब तक आप इस वीडियो को दोबारा देखो, अपने कंसेप्ट को और क्लियर करो. 2 बार आप वॉच करोगे वीडियोस को तो क्लैरिटी ज़्यादा आएगी. फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. थैंक यू फॉर टुडे.